नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश शेखावत। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूं सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय की, जिसने कि पूरे देश में हलचल मचा रखी है। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से न सिर्फ लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी, बल्कि उन विपक्षी दलों को भी इसका फायदा मिलेगा जो कि सन 2014 के बाद से एक एक पैसे के लिए मोहताज हो रहे हैं। यहाँ तक कि उनको अपने दैनिक खर्चों को चलाने के लिए भी बड़ी मुश्किलें आ रही हैं। जी हाँ, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इलेक्टोरल बॉन्ड, जो कि 2017-18 में लाया गया था, उसको असंवैधानिक करार देते हुए उस पर रोक लगा दी है। उन इलेक्टोरल बॉन्डों को जो जिनकी राशि को पार्टियों ने आहरित नहीं किया है, उन राशि को भी पार्टियों को संबंधित को लौटाना होगा और चुनाव आयोग को 3 सप्ताह के अंदर राजनीतिक पार्टी द्वारा ये बताना होगा कि उनको जो राशि है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जरिए जो आई है वो किसने दी है, और उसके 1 सप्ताह के बाद चुनाव आयोग अपने वेबसाइट पर इसे लोड करेगा, जिससे कि देश की जनता को पता लग सके कि आखिर इन पार्टियों को किन लोगों ने सहायता दी है। निश्चित तौर पर जब से ये बॉन्ड आया था तभी से इसकी आलोचना हो रही है। यहाँ तक कि आरबीआई ने, चुनाव आयोग ने आपत्ति की और ये तक कहा कि इस इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से न सिर्फ काला धन का प्रभाव बढ़ेगा, जिससे कि देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को खतरा पहुंचेगा, लेकिन ये मोदी सरकार है जो न किसी की मानती है और न यहाँ तक कि कोर्ट के निर्णय की भी परवाह करती है। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से उन वकीलों, उन एक्टिविस्टों को भी काफ़ी खुशी पहुंची होगी जो कि इस मामले को लगातार 6 सालों से लड़ते आ रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन कहीं ये खुशी हवा में ही ना उड़ जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ये अभी तक विशेषता रही है कि जिन मामलों पर वो कोर्ट के निर्णय से फंसती है या जिन निर्णयों के कारण उसकी मुश्किलों में पड़ना पड़ता है, वो बहुमत के सहारे या अन्य किसी भी तरीके से उन निर्णय को बदल देती है। हालांकि ये निर्णय संविधान पीठ का था, लेकिन आप सभी लोगों ने देखा संविधान पीठ ने किस तरह इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को असंवैधानिक ठहराया। लेकिन मैं जो आज बताने जा रहा हूँ वो 2-3 ऐसे उदाहरण होंगे जिससे कि आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि किस तरह वर्तमान सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश को बहुमत के दर पर सदन में पलट दिया। आप सभी लोग जानते हैं, महाराष्ट्र की सरकार को, जैसे कि
गलत तरीके से विभाजन करके माननीय राज्यपाल ने, महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल ने शपथ दिला दी थी। उसको लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस सरकार को संवैधानिक कहा था, असंवैधानिक कहा था, और यहाँ तक कहा था कि अगर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने पद से इस्तीफा न दिया होता तो वो सरकार को वो बहाल कर देते। लेकिन आज भी इन निर्णयों के बाद भी वह असंवैधानिक सरकार, जैसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने संवैधानिक कहा था, वो आज तक डटी हुई है। इसी प्रकार तमाम महाराष्ट्र में किस तरह आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की बात वहाँ के विधानसभा अध्यक्ष ने तब मानी जब उन्हें लगने लगा कि सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय अपनी ओर से पारित कर सकता है। SC/ST का मामला रहा हो, जिसको लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि पहले जांच हो और जांच होने के बाद भी अगर मामला दर्ज करने लायक पाया जाए तभी इसकी रिपोर्ट लिखी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय इसलिए लिया था क्योंकि SC/ST के फर्जी मामलों के कारण उसने ये पाया कि लोगों को परेशान करने के लिए इस एक्ट का दुरुपयोग हो रहा, लिहाजा उसने व्यवस्था दी। लेकिन माननीय कोर्ट ने क्या की, माननीय प्रधानमंत्री ने क्या किया, वो बहुमत के बल पर सदन में एक अध्यादेश के जरिए बिल लाए और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदल दिया। दिल्ली का मामला आप सभी लोगों को पता होगा कि दिल्ली सरकार के आवेदन पर दिल्ली सरकार उच्चतम न्यायालय गई थी, जहां उसने अधिकारों के लिए बात कही थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि भूमि, पुलिस और विभिन्न उसके अलावा जो भी सरकारी विभाग हैं उनके अधिकारियों कर्मचारियों को पदस्थ और स्थानांतरित करने का अधिकार चुनी हुई दिल्ली सरकार को मिलना चाहिए। ये भी संविधान पीठ का निर्णय था। लेकिन किस तरह ऐसे बेशर्मी से सरकार ने बदल दिया और सदन में बहुमत के बल पर इस संविधान पीठ के निर्णय को बदला गया। निश्चित तौर पर ये जो बात अभी चली है ये बहुत ही अच्छा निर्णय है, लेकिन देखना ये